अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की क्लास की बात करें तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, एसएससी वालों के लिए हम बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कई सारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे में दिया गया है, वहाँ पे जो है बहुत सारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ज़रूर जाके टेलीग्राम से जुड़ें और पीडीएफ भी डाउनलोड करें। अगर बात करते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके एक सुझाव देना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो दोस्ती बड़े लोगों से नहीं, मुसीबत में साथ देने वालों से करनी चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है, बड़े लोग नहीं बल्कि जो आपको मुसीबत में साथ देते हैं उसी से आपको दोस्ती करनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सवाल है स्टैटिक जीके से हम बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो अनिवार्य करने वाला देश की बात करें तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश परसा बना है, आपको याद रखना है। परसा जो था शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है दुनिया का, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट करेगा लॉन्च। मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करते तो ये अपना खुद का जो है सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं हम इसरो के 11वें अध्यक्ष एस सोमनाथ के बारे में बात करते हैं। इसरो के वर्तमान में कौन से क्रम के अध्यक्ष है, तो 11वें क्रम के, आपको याद रखना है। तो इसने जो हम बात करते हैं इसके नाम जो है सोमनाथ के नाम बात करें, 3 बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, ये आपको याद रखना है, दर्ज हो गए हैं 2023 में, ये आपको याद रखना है। तो 23 इसके लिए हम बात करते हैं। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो इसके लिए काफ़ी भाग्यशाली रहा है, ये आपको याद रखना है। ऐसी ही अध्यक्ष होना चाहिए जो भारत को बहुत ही ज़्यादा दुनिया में आगे ले जाने वाला। और भी कई सारे कारनामा हो सकते हैं इसरो से, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं चंद्रयान थर्ड मिशन की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था किससे और कब, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये पहला चंद्रयान मिशन थर्ड लॉन्च किया था, दूसरा सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 जो है लॉन्च किया गया था, ये भी आपको। गगनयान मिशन हाल ही में परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं इसरो के चंद्रयान थर्ड की हम बात करें तो हाल ही में जहाँ पे यह लैंडर उतरा था, जहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है भारत, ये आपको याद रखना है। ऐसे चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है भारत। और जहाँ पे उतरा है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको याद रखना है। शिव शक्ति पॉइंट रखा है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सवाल। और आज जहाँ पे चंद्रयान सेकेंड उतरा था, ये आपको याद रखना है, सेकेंड जहाँ पे उतरा था उसका नाम रखा है तिरंगा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे की जो हाल ही में घोषणा हुआ है मोदी जी के द्वारा, तो कब से प्रत्येक साल मनाया जाएगा, यानी किस तारीख से, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ, 11वें क्रम का है। यहाँ पे देख सकते हैं गगनयान मिशन है, चंद्रयान थर्ड है, आदित्य L1 है, तीनों को हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट की। 2023 के इतिहास में रचा इसरो ने इतिहास 2023 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रयान थर्ड की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LVM-3M4 से, ये आपको याद रखना है। इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सूर्य की बात करें सूर्ययान मिशन की तो आदित्य L1 से लॉन्च किया था PSLV XL से 2 सितंबर की बात करें 2023 को। और गगनयान की बात करते हैं LVM-3 से 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, रॉकेट के बारे में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ICC ODI वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये आपको देख सकते हैं, कमेंट करके बताना है कौन है तो सबसे तेज शतक लगाने वाले। अब बात करते हैं हाल ही में, अगर हम बात करते हैं ICC वर्ल्ड कप का कौन से संस्करण भारत में आयोजित किया जा रहा है, तो 13वां संस्करण जो है भारत में हाल ही में आयोजित किया जा रहा है, जिसका होस्ट 13वीं ICC ODI क्रिकेट कप का आयोजन भारत इसका मेजबान है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया गया भारत है। ICC वर्ल्ड कप 2023 का थीम सॉन्ग की बात दिलचस्प बोले, ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो 23 का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ऐसे हम बात करें ICC वर्ल्ड कप को
का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। किसको? आईसीसी वर्ल्ड कप यानी कि पुरुष विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप की जो भारत में होस्ट हो रहा है उसका जो है बात करते हैं शाहरुख खान है। लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ये आपको याद रखना है। 13वां संस्करण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एससीओ समिट हुआ था भारत में, ये आपको याद रखना है। 2023 में G20 हुआ है भारत में, ये आपको याद रखना है। और कई सारे हुआ था जो हमने पिछले क्लास में करा चुके हैं, आपको याद रखने हैं। सब क्लास को बारीकी से देखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से सवाल जो है किसी भी एग्जाम में छपने की प्रबल संभावनाएं होती है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ की सवाल की। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म किसी एक धर्म से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसको याद कैसे करना है। हम एक जगह लाने का प्रयास किए हैं, आपको बारीकी से देखना, हो सके तो नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको याद हो जाएंगे। हम बात करते हैं महावीर और गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नाम से स्टार्ट करेंगे। तो उसका नाम अगर हम बात करते हैं बचपन का नाम कहे कि या वास्तविक नाम कहे तो एक ही होता है। और वास्तविक नाम या बचपन का नाम, बचपन का नाम या वास्तविक नाम बात करते हैं वर्धमान महावीर का, तो महावीर स्वामी का वर्धमान था और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। ये आपको याद रखना है। दोनों का नाम हम चल रहे हैं। अब चलेंगे इसका जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करते हैं 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका 563 ईसा पूर्व में। कितना अंतर है? 23 साल का अंतर, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्थान की, जन्म स्थान की बात करें। इसका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और ये बिहार में वैशाली पड़ता है, ये आपको याद रखना है। वही कपिल वस्तु की बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? नेपाल में लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी मृत्यु की, अगर हम बात करें तो मृत्यु यहाँ पे देख सकते हैं, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ है और इसका 483 ईसा पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में, भगवान महावीर की बात करें 468 ईसा पूर्व में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको 20 साल का अंतर, पहले 23 साल का अंतर था, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं मृत्यु की, अगर हम बात करते हैं मृत्यु तो यहाँ पे हो गया। अब आयु की बात करते हैं 72 साल का आयु में मृत्यु हुआ था और इसका 80 साल में, गौतम बुद्ध का 80 साल में और महावीर स्वामी का 72 साल में। यहाँ पे 8 साल का अंतर, 23, 20, 8, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मृत्यु स्थल की बात करें तो ये पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था और इसका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं माता का नाम की बात करते हैं, इसका त्रिशला था। महावीर के माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी? लिच्छवी का राजा जो था उस समय, उसकी बहन चेटक थी, उसका नाम त्रिशला, उसी से विवाह हुआ था। अब बात करते हैं महामाया की, तो भगवान बुद्ध का माता मौसी महामाया भगवान बुद्ध की, जो कौशल वंश की थी। कहाँ की? कौशल वंश की, आपको याद रखना है। यहाँ पे त्रिशला है महावीर का और भगवान बुद्ध का महामाया है। अब बात करते हैं कि पिता का नाम की बात करें तो अगर हम पिता की बात करते हैं तो सिद्धार्थ जो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, वही नाम जो है महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के था। किस कुल का? ज्ञात्रिक कुल से था। अब वही बात शुद्धोधन की बात करें, स्व से सिद्धार्थ, स्व से शुद्धोधन, यानी सिद्धार्थ का बचपन का नाम था, उसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक कुल का था। इस तरह आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं पत्नी की, इसका पत्नी यशोदा है और इसका यशोधरा है, देख सकते हैं धरा है, लास्ट में धरा लगा है। बुद्ध के पत्नी का नाम की बात करते हैं यशोधरा लगा है, बुद्ध धौ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी धौ है, दो है, ऐसे याद रखना, यशोधरा और यशोदा, ठीक है। ये आपको इस तरह याद रखना। इसके पत्नी पुत्री का नाम जो था क्या था, यानी कि ये भी बात कर लेते हैं। इसकी संतान जो था पुत्री, तो इसको एक बेटी था अनुजा प्रियदर्शनी जिसका नाम था, ये आपको याद रखना है। इसका शादी किससे हुआ था? जमाली से, ठीक है। ये जो उत्तराधिकारी बना था बाद में जाके जमाली, ये आपको याद रखना है। उसी तरह हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, ये आपको याद रखना, देख सकते हैं। अब बात करते हैं गृह त्याग की, तो गृह त्याग आपको याद रखना है। ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, कौन? महावीर स्वामी। और 29 वर्ष, इससे 1 साल कम में जो है गृह त्याग किया था भगवान बुद्ध, किससे? 1 वर्ष कम में। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के स्थल की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति हम बात करते हैं महावीर स्वामी को 12 साल में होता, इससे ठीक आधा, यानी कि आधा समय लगा था, हाफ 6 साल में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। इसको हुआ था जम्बिक ग्राम में और इसको हुआ था बोध गया में, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति स्थल के समीप नदी की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पे हुआ था उस समय नदी कौन था? रज्जुपालिका नदी के किनारे हुआ था महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, और निरंजना नदी के किनारे हुआ था भगवान बुद्ध को, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। निरंजना नदी को हम बात करते हैं फाल्गु नदी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं ये। अब बात करते हैं यहाँ पे उस नदी के किनारे जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, कुछ वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी को साल का
यानी कि मसाला, मौ से ऐसे याद रख सकते हैं, मौ से महावीर, साल से मसाला, यानी कि मसाल या मसाला ऐसे याद रख सकते हैं। तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और पीपल वृक्ष यानी कि आपको याद रखना है जो बिहार का राजकीय वृक्ष है, तो भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब बात करते हैं भाई की, तो भाई जो है महावीर का नंदीवर्धन था, और महावीर का तो नंदीवर्धन हो गया। अब बुद्ध की, भगवान की बात करें, भगवान बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त था। अब बात करते हैं जाति की, बात करते हैं जाति ज्ञात्रिक कुल से था संबंधित, महावीर, महावीर था ज्ञात्रिक कुल से संबंधित, आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं वहीं हम भगवान बुद्ध की, तो ये शाक कुल से संबंधित था। अब बात करते हैं भाषा, तो भाषा की बात करते काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में भर भर के। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन पाली भाषा का प्रयोग जो है बुद्ध भगवान ने किया था। बुद्ध ने जो है पाली भाषा का और महावीर ने प्राकृतिक भाषा का। और दोनों का अंतिम संस्कार की बात करते हैं, मल्ल राजा ने किया था अंतिम संस्कार जो था, मल्ल राजा। जिस समय इसकी मृत्यु होता है उस समय राजा मल्ल था, जो कि इन दोनों का जो है सेम है, जो दोनों का जो अंतिम संस्कार होता है मल्ल राजा के हाथों, ये आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे कंटेंट आप सभी को लगा होगा अच्छा, तो ज़रूर कमेंट करें, और कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना ना बोला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नए सांसद भवन के बारे में, तो नए भारत का नया सांसद भवन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम बात करेंगे, शुभारंभ किया था पीएम मोदी के द्वारा, शुभारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बारे में पूरी विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले नए सांसद भवन का हम बात करें, इसका आधारशिला की बात करें तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। परियोजना की बात करते हैं, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं संसद भवन का ठेका जो लिया था किसने, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा लिया गया था, उसी ने बनाया था। अब बात करते हैं कुल लागत 971 करोड़ था, 971 करोड़, लेकिन आकार इसका बहुत बात करते हैं त्रिभुजाकार है, यहाँ पे देख सकते हैं नए संसद भवन का त्रिभुजा। पीछे में पुराने संसद भवन है जो कि गोलाकार आकार है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी मंजिल कितनी है, 4 मंजिल का है, क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर। अब बात करते हैं कुल क्षमता की, अगर हम बात करें तो इसमें 1272 लोगों को बैठने की क्षमता है। उसमें बात करते हैं लोकसभा की, बात करते हैं जिसमें 888 सदस्य है, और राज्यसभा में 384 सदस्य की कैपेसिटी है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 28 मई को उद्घाटन में पीएम मोदी जी द्वारा जो उद्घाटन किया गया था, तो क्या क्या इसमें बात चर्चा हुई थी, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होगा इसके अंतर्गत। 3 किलोमीटर राजपथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की दूरी क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा, राजपथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन में जो है 3 किलोमीटर दूरी हो जाएंगे, आपको याद रखना है। पीएम नया आवास की बात करें तो पीएम का नया आवास जो होगा किस साइड में होगा, साउथ ब्लॉक साइड में जो पीएम का नया आवास होगा। अगर कभी पूछे पीएम का जो आवास है किस साइड में है, तो नॉर्थ यानी कि साउथ साइड में है। और सभी सांसदों का अपना नया अलग दफ्तर होगा इसमें, नया नया बात जोड़ा गया इसमें नए संसद भवन में, और डिजिटल दफ्तर, पेपरलेस दफ्तर भी होगा, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं एक राष्ट्रपति आवास भी होगा, जहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्थ ब्लॉक में पीएम साउथ पलंग यानी कि एसपी, सौ से साउथ, पी से पीएम। नॉर्थ में क्या होता है, एनआरआई ऐसे कर सकते हैं। तो नॉर्थ ब्लॉक में राष्ट्रपति यानी कि एनपी, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, राष्ट्रपति ऐसे। एनपी भी आप सब रख सकते हैं, प्रेसिडेंट, और पीएम भी होता है पी से, एनपी और पीएम, इस तरह आपको याद करने हैं। बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा इसी में। और सेंट्रल विस्टा केंद्रीय परिदृश्य होगा, और पीएम आवास के पास पीएमओ होगा, सत्ता का गलियारा भी होगा, इसमें आपको याद रखना है। वही बात करते हैं लैंडस्केप, ट्रैफिक इंटीग्रेशन, प्लान एंड पार्किंग, दोनों व्यवस्था इसमें होगी। और बात करते हैं प्रोजेक्ट 971 करोड़ का था, लेकिन लागत कितना हुआ, 1200 करोड़ तक पहुंच गया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की, अगर हम बात करें तो 2023 में जो मिले हैं पुरस्कार सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखने हैं कि मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है तो कौन बनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रियन सेन बनी है, जो कि राजस्थान की है, प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023। अब 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार जो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, आपको याद रखना है, तो डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल को मिला है 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 का, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 की, शांता थोटम को मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023। अब वही बात करते हैं मिस दिवा यूनिवर्स श्वेता सरदार चंडीगढ़ की है, जो इसे मिला है मिस दिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता सरदार को मिला है, चंडीगढ़ की है। अब वही बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें 69 क्रम का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 जो दिया गया किसे मिला है, रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखने हैं।
राष्ट्रीय फिल्म में बात करते हैं, हीरो बात करते हैं एक्ट्रेस की बात करें तो पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, गंगूबाई काठावाड़ी को, और मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है। बात करते हैं इसमें आईफा की, अगर हम बात करें तो आईफा की अवार्ड जो है, आईफा अवार्ड जो है दुबई यानी कि यूएई में आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है, जिसका जो हम बात करते हैं हीरो की बात करें बेस्ट एक्टर का रणवीर सिंह था। और फिल्म की बात करें तो दृश्यम 2 था, ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रीस का प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला है ग्रीस का, ये आपको याद रखिए, ग्रीस का मिला है, फ्रांस का मिला है, पपुआ न्यूगिनी का मिला है। और बात कर लेते हैं बहुत सारे कई अवार्ड है पीएम मोदी को, अब तक में हमको लगता है 15+ अवार्ड मिल चुके हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम बात चर्चा किया है कितने अवार्ड जो मिल चुके हैं अभी तक में प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो पिछले वीडियो में वीडियो जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जरूर जाके देखें, आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं एग्जाम में सवाल। अब बात करते हैं पहला महाराष्ट्र रत्न उद्योग रत्न पुरस्कार की बात करें तो बात कर लेते हैं पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 की बात करते हैं रतन टाटा को मिला है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा की हम बात करें राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार बात कर लेते हैं 2022 का मिला है, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला है राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का, ये आपको याद रखना है। और रतन टाटा को हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया रत्न भी मिला है, ऑस्ट्रेलिया रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2023 में, महाराष्ट्र रत्न भी मिला है, असम रत्न भी इसे मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूएन की, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की बेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट में शामिल हुआ भारत का 5 गांव, कौन कौन से गांव शामिल है आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाता है, जिसमें कि गुजरात का जो है धोरेडो गांव काफ़ी फेमस हो चुका है, आपको याद रखना है। उसमें से हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का जो है डाबर डाबर गांव शामिल हुआ है यूएन की टूरिज्म लिस्ट में, गांव विलेज लिस्ट में, आपको याद रखना है। उसके बाद हम तो रेई गांव की बात करते हैं जो मिजोरम में है, ये भी शामिल हो चुका है यूएन की यूनो में, आपको याद रखना है टूरिज्म बेस्ट टूरिज्म विलेज में, आप ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पोचमपल्ली तेलंगाना की जो गांव है, ये भी शामिल हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें धोरेडो गांव जो गुजरात की है, काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है, फेमस हो चुका है, ये याद रखना है। और बात करते हैं पंजाब की नवाब पिंड सरदारा गांव जो है विलेज जो है पंजाब की है, ये भी शामिल हो चुका है। अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में तो नीति आयोग की हम बात करते हैं पूर्व नाम जो था योजना आयोग, इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसका स्थापना 1950 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, योजना आयोग का ये ध्यान रखना है। और इसके स्थान पर जो है 2014 में इसका नाम बदलकर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रख दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली पहले भी था अभी भी है, अधिकार क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार के अधीन आते हैं, ये योजना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया था, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर था, वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें डॉक्टर सुमन बेरी है, और नए सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, ये आपको याद रखना है। कार्यपालक की बात करें नरेंद्र मोदी है, अध्यक्ष प्रधान अध्यक्ष दोनों जो है इसका, यानी कि यूँ कहे तो माई बाप जो है प्रधानमंत्री होते हैं इसका। अब बात करें नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही वित्तीय संस्था आवंटित नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीएसटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 सितंबर यानी कि स्थापना इसका 12 सितंबर 2016 में हुआ था, लागू कब हुआ था 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 279A में शामिल है, संशोधन कौन सा था 101 माने कि 101 रुपये का कन्यादान, या आपको याद रखना है ये शामिल है। दरें की बात करते हैं 5 प्रकार के दर होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और किस मॉडल पर आधारित है कनाडा के मॉडल पर जीएसटी जो है अपने देश का आधारित है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सुझाव जो दिया था जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी परिषद प्रथम पारित यानी जीएसटी लागू करने में पहला राज्य जो है असम था। जीएसटी पंजीकरण की संख्या 15 होती है, ये आपको याद रखना है। जैसे आधार में 12 अंक या 16 अंक होता है, इस 12 अंक उसी तरह जो है इसका 15 अंक के होते हैं। और जीएसटी लागू करने वाला ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी पूछे गए हैं। तो कौन से संविधान संशोधन है तो 279 है, संशोधन तो 101, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कब लागू हुआ, तो ये सारे सारे सवाल जो ट्रेंडिंग में रहते हैं अक्सर घूमते रहते हैं। अब बात करें जीएसटी लागू करने वाला भारत जो 161वां देश बना है। और जीएसटी की बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष निर्मला सीतारमन है, ये भी ध्यान में रखने हैं। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष की बात करते हैं असीम दास गुप्ता है। और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और सर्वप्रथम फ्रांस जो है जीएसटी लागू करने वाला देश बना था, 1954 में लागू हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस देश में, लेकिन भारत जो 161वां देश बना है जीएसटी लागू करने वाला।
अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम की बात करें तो महामहिम की हम बात कर लेते हैं। यह जो है बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया है हाल ही में, आपको याद रखना है। तो बिहार में अब तक में चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया है। हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। ये 15वीं राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर 2023 को बिहार में पहली 3 दिवसीय दौरे पर आए थे। और बात करते हैं पटना के बापू सभागार में बिहार सरकार का जो है चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है, जो कि 2028 तक चलेगा। 23/5/28 इसका 5 वर्ष का 10 वर्ष रहेगा, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में कृषि विभाग समेत 12 विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के करीब 1,62,268.78 करोड़ रुपये का खर्च होगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बिहार कृषि रोड मैप की। अगर हम बात करें तो बिहार में पहला कृषि रोड मैप 2008 में लागू हुआ था, जो कि बीज उत्पादन के साथ साथ किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के था। ये आपको उतना पूछेगा नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा 12 में लागू हुआ था, तीसरा 17 में, और चौथा की बात करें तो यह लागू हुआ था 2023 में, हाल ही में लागू हुआ है। बीज उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बात करते हैं 19वीं एशियन गेम की बात करें तो ये जो है कुल खेल की बात करें इसमें 45 खेल हुए। भारत के खिलाड़ी 665 गए थे। विषय की बात करते हैं 61 था, जिसमें कि एथलेटिक्स की संख्या 11,000 था, ये आपको याद रखने हैं। हम मेन पॉइंट का हम चर्चा करेंगे, सिर्फ आपको याद रखने हैं। 19वीं एशियाई खेल गेम हुआ है 2023 में। कहाँ में? 22 में होने वाला था, लेकिन 23 में हुआ, ये आपको याद रखने हैं। कहाँ पे? होंगझू चीन में हुआ है। पहली बार इसका आयोजन भारत ने किया था नई दिल्ली में, और दूसरा बार इसका आयोजन भारत ने 1982 ईस्वी में किया था। अब तक में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया है। और इससे पहले एशियाई खेलों का मेजबान जो था, कौन सा देश था? इंडोनेशिया में हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें 2026 का जो होगा ये जापान में होगा। कहाँ पे? जापान में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। संस्करण की बात करते हैं 19वां संस्करण, ये देख सकते हैं। मेन खिलाड़ी आपको देख सकते हैं यहाँ पे। हरमनप्रीत कौर जो है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहान जो था, ये ध्वजवाहक था ये एशियन गेम का, आपको याद रखना है। ये हॉकी से संबंधित है और बॉक्सर है लवलीना बोरगोहान, ये आपको याद रखना है। शुभंकर क्या था? कॉन्ग लियोंग चैन, इसका शुभंकर था। 3 शुभंकर 2022 का, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वर्ण पदक जितने भी जीते हैं तो सब खिलाड़ी का नाम यहाँ पे दिया गया है। मेन पॉइंट हो जाता है इसमें कुल 107 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि कुल मेडल जीते हैं 107। इसमें हम 28 गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। और सिल्वर की बात करते हैं 38 सिल्वर जीता है। और जो भी बचा है शेष जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको ऐसे मैथ आपका भी मैथ बहुत मजबूत है, आपको इसमें घटाकर माइनस करके आप निकाल सकते हैं कितना बचेगा। जो बचेगा उससे जो है ब्रॉन्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं शामिल देश 45 था। खेल 4 वर्षों में एक बार होता है। 19वीं एशियाई खेल था, ये भी आपको याद रखना है। इस सारे खिलाड़ी का नाम दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हो गया आपको खिलाड़ी का नाम, मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये याद रखना है सबसे ज़्यादा जो है पदक किस में जीते हैं, तो एथलेटिक्स में जो है सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने, ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं एथलेटिक्स में। और सबसे पहला गोल्ड अगर बात करें तो निशानेबाजी में भारत ने सबसे ज़्यादा पहला गोल्ड जो जीता था निशानेबाजी में, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया खिलाड़ी का नाम, तो मेन पॉइंट हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट ये आता है कि टॉप देश सबसे ज़्यादा जो है पदक किसने जीता था? चीन जो है एक नंबर पर है। कितना पदक जीता है? 383 पदक। और दूसरा जापान है, तीसरा रिपब्लिक कोरिया, चौथे नंबर पर अपना भारत है जो कि 107 मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं भारत ने एशियन गेम 2023 में स्वर्ण 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 107 पदक जीते हैं। और 20वें एशियाई गेम 2026 जो जापान में होगा, और 21वां जो हुआ था दोहा में 2023 में, इसका दोहा ये आपको याद रखना है। 21 का एशियन गेम 2030 का जो होगा 2030 का दोहा में होगा, कतर दोहा में, ये आपको याद रखना है। और इसका आदर्श वाक्य की बात करते हैं, दिल से दिल @भविष्य इसका आदर्श वाक्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से एक क्वेश्चन छपने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं एशियन गेम हो गया। अब हाल ही में पैरा एशियन गेम भी समाप्त हुआ है, उसका भी हम चर्चा कर लेते हैं लगे हाथों। अब बात करते हैं पैरा एशियन गेम की, तो इसका भी आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका भी आयोजन हांगझू चीन में हुआ था। ये आपको याद नहीं कि पहली बार जो हुआ था चीन में हुआ था, यानी कि पहला पैरा एशियन गेम भी चीन में हुआ था। और चौथा क्रम है, ये चौथे क्रम का भी चीन में ही आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। पहली बार यहाँ पे देख सकते हैं 2010 में हुआ था
गुआंगजो में हुआ था। गुआंगजो में हुआ था पहली बार 2010 से इसका शुरुआत हुआ था, ये आपको याद रखना है। आयोजन की बात करें 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। संस्करण चौथा था, हांगझू चीन में हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारत के कुल खेल की बात करें 22 थे। भारत के खिलाड़ी 320 थे, विषय 24 थे। असल एथलेटिक्स कितने गए थे? 4000 एथलेटिक्स गए थे, आपको याद रखना है। अब वही बात कर लेते हैं ध्वजवाहक की। तो ध्वजवाहक यहाँ पे देख सकते हैं पारुल परमार बैडमिंटन की थी, और अमित सरोहा जो क्लब थ्रोअर था, ये बात करते हैं ध्वजवाहक रहे थे, ये ध्यान रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पारुल परमार, और बात करते हैं अमित सरोहा, ये ध्वजवाहक रहे थे, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं पहली बार जो है मतलब 100 के पार पहली बार जो भारत ने दोनों खेलों में 107 किस में एशियन गेम में पैरा गेम में ट्रिपल वन यानी कि 111 जीता है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ मतलब बात करते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है भारत में अब खिलाड़ियों में। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं शुभंकर की। तो शुभंकर फेई फेई का डिजाइन जो देवीय पक्षी से प्रेरित है। क्या है? शुभंकर फेई फेई है जो कि देवीय शक्ति से है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्वर्ण पदक का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। अंकुर धामा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। एथलेटिक्स में गोल्ड इसने जीता है। निषाद कुमार ऊंची कूद में, सारे के सारे जो है मैन आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अंकुर धामा है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसमें शामिल देश 42 था। खेल 4 साल में एक बार होता है। 566 पदक स्पर्धा थे, ये आपको याद रखना है। इसमें हम बात करते हैं, ये कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है। प्रमोद भगत बैडमिंटन से, ये आपको याद। सुहास लाली ना केरे था बैडमिंटन से। थुला सी थी मुरुगेन सेन था बैडमिंटन से। नीरज यादव था बालापेक से। ये सारे जितने नाम है उसमें से प्रमोद भगत, ये आपको याद है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। इस सारे नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टॉप देश की, हम बात करें तो टॉप देश की हम बात करें इसमें, तो चीन जो था सबसे टॉप पर रहा है, जो कि 521 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना है। ईरान जो है दूसरे, और तीसरे जापान, चौथे दक्षिण भारत की बात करते हैं 5वें क्रम पर, यानी कि एशियन गेम में चौथे पर, और पैरा एशियन में बात करें PA की बात करते हैं पैरा एशियन में 5वें क्रम में, ये आपको याद रखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। भारत ने जो है पदक जीते हैं स्वर्ण 29, 31 रजत और कांस्य 51, कुल 111 पदक जीते हैं। 2026 का एशियाई पैरा खेल नागोया जापान में हो जाएगा, आयोजित होगा। यानी कि एशियन गेम भी जापान में ही होगा, पैरा भी जहाँ एशियन गेम होता है वहीं पे पैरा गेम भी हो रहा है। इसके साथ साथ ये ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। भारत में आयोजित सम्मेलन की बात करें तो कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन की बात करते हैं नागपुर में हुआ था। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात करें नई दिल्ली में हुआ था। 8वां रायसीना संवाद 2023 नई दिल्ली में। वैश्विक बाजरा श्री अन्न जिसे कहते हैं सम्मेलन नई दिल्ली में। B20 समिट इंडिया नई दिल्ली में। 14वां वर्ल्ड साइंस कांग्रेस 2023 नवी मुंबई महाराष्ट्र में। अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन अहमदाबाद और गांधीनगर में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। दूसरी मेला T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक जयपुर राजस्थान में। संरचनात्मक अखंडता पर उड़ा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं मामल्लपुरम तमिलनाडु में हुआ था। अब बात करते हैं विश्व में आयोजित प्रमुख सम्मेलन और बैठक की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत में। अब बात करें 17वां बात कर लेते हैं G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों का सम्मेलन की बात। शिखर सम्मेलन 2022 जो था बाली इंडोनेशिया में हुआ था 17वें क्रम का, ये आपको याद रखना है। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP27 की बात करें शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। 17वीं एशिया प्रशांत से क्षेत्रीय सम्मेलन की बात करें सिंगापुर में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की बात करें COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें फिजी में हुआ था। और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं लाबुआन बाजू इंडोनेशिया में हुआ था। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जिद्दा सऊदी अरब में। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा की बात करें जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें दक्षिण अफ्रीका में। 43वां 43 आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं हिंदू सम्मेलन 2023 की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था हिंदू सम्मेलन 2023, आपको याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं इन सारे